हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यूपीएससी सीसेट के लिए मैंने पहले भी बताया कि हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपका टारगेट यूपीएससी सीसेट एग्जाम है तो ये जो फ्री इनिशिएटिव एड्यूटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाया जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम मंडे और ट्यूसडे को मैथ के लेक्चर लेके आते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर मिल जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग, जिन्हें आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बट एग्जीक्यूशन काम आपका होगा। आपको इन लेक्चर से सीख के ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। टॉपिक हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा है। इससे पहले 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 5 होगा। छोटे छोटे पार्ट में इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि लंबी वीडियो से कंसेप्ट में उलझन होती है। ठीक है, तो एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट डालो, उस पे कैसे क्वेश्चन आए वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ होगी रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। अगर आपको सीसेट को लेकर के कोई भी उलझन है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करें। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इस गाइड बुक में आपको क्या मिलेगा? आपके एग्जाम का पैटर्न मिलेगा, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें इस गाइड बुक में बहुत अच्छे से दी गई हैं, जो आपकी रिसर्च पे लगने वाले समय को बचा लेगी। तो एक ही जगह पे संपूर्ण इंफॉर्मेशन है, एब्सोल्युटली फ्री। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पिछली 4 वीडियो में हमने परमुटेशन के 3 कंसेप्ट अलग अलग डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद फिर लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, और कॉम्बिनेशन से बनने वाले अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ हैंडशेक्स। ठीक है, कि जब भी कोई सवाल किस तरह का आता है इससे, कि जैसे कोई भी कुछ लोग हैं वो किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं और एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए हों तो बताओ उस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे होगा। तो हमेशा आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने के लिए आप हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? NC2। ठीक है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू होगा दिस। अब यहाँ पे N क्या होगा? N होगा टोटल पर्सन। ठीक है, टोटल पर्सन वहां पे उस पार्टी में कितने थे। तो आपको इसे सोल्व करना है, और सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे NCR है तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर ये आपने नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो देखो और फिर आप इसको सोल्व करो। ठीक है जी, अब हमेशा देखो जैसे ये NC2 सोल्व करना है तो n को 2 टर्म्स तक खोलना है। तो n को 2 टर्म्स खोलेंगे तो n इंटू n माइनस 1, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो आपको इतना सा करना है। तो ये वाली जो ट्रिक है ना छोटे वाली, कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना कैसे है, ये मैंने पिछली क्लास में ही बताई थी और ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा। देखो बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और उसके बाद आंसर करिएगा। क्या है? इन ए पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन। हर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से हाथ मिलाता है। इफ देयर वाज ए टोटल ऑफ 210 हैंडशेक्स इन द पार्टी, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु वर प्रेजेंट इन द पार्टी। अगर पार्टी में टोटल 210 हैंडशेक्स हुए हों तो बताओ कि वहां मौजूद लोगों की संख्या कितनी है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू किसके होंगे? NC2। तो यहाँ NC2 की वैल्यू 210 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो n इंटू n माइनस 1, क्योंकि इसको 2 टर्म्स तक ही ब्रेक करना है आपको, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 210। तो ये बन गया n इंटू n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 420। अब यहां से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेगी n स्क्वायर माइनस n और ये 420 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनेंगे n स्क्वायर माइनस 21n प्लस का 20n, क्योंकि इनका जो सम है वो ये होना चाहिए और इनकी जो प्रोडक्ट है वो ये होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है।
तो -420 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें से n कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा n-21 और यहां से 20 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा n-21 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया कितना n+20 और दूसरा क्या n-21 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी और जब इसको 0 के बराबर पुट करूंगा तो n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, तो दैट मीन्स यहां से जो राइट आंसर है वो आपका 21 है। तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे 21, तो राइट आंसर इज 21। क्लियर है जी, बात समझ पाए कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये छोटे छोटे कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, इनसे सवाल आते हैं पेपर में। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा आपसे कि किसी भी, जैसे उसने बोला कि 3 पॉइंट हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगी, तो एक ही बनेगी। ऐसे ही वो 4 पॉइंट दे देगा, ऐसे 4 पॉइंट। अब ट्रायंगल कितनी भी बन सकती है ना, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये भी एक ट्रायंगल है। तो इनको मैन्युअली बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करेगा, आपको या तो साइड्स देगा या नंबर ऑफ पॉइंट देगा कि उनको मिला करके बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमेशा यूज करना है दैट इज NC3, ठीक है। यहां पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कह लो या नंबर ऑफ पॉइंट कह लो, कुछ भी दिया होगा तो वो n की वैल्यू होगी। तो NC3 आपको फॉर्मूला यूज करना है, फिर इसको ब्रेक करना है। देखो NC3 को ब्रेक करेंगे, n को 3 टर्म्स तक खोलेंगे तो n, फिर नेक्स्ट n-1, फिर n-2 और डिवाइड बाय क्या 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट मत करना, यहां पुट करना इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको यूज करनी है। जैसे आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड। अब आपको ये उलझन हो रही हो कि पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन क्या होता है, एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जितनी कोई भी हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो है वो क्या होगा, पॉलीगन होगा, ठीक है। अब उसमें अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल कह देते हैं, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेक्टागन, फिर ऑक्टागन, ननागन, डेकागन, ऐसे चलता है। तो यहां बोल रहा है 12 साइड्स है, ठीक है। तो यानी कि NC3 दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2। तो यहां n की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि 12 साइड्स हैं तो 12 पुट करेंगे। तो यहां 12 पुट करेंगे, 12 इंटू 12-1 इंटू 12-2 और डिवाइड बाय कितना 6। तो ये 6 कटेगा 2 से, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 11 इंटू 10, तो 11 दूनी 22, तो 220 जो है वो साइड टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी, यहां पे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगी, 220 होंगे यहां पे। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, अब यहां पे कह रहा है कि देयर आर 12 पॉइंट्स ऑन ए पेपर, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड इफ 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पे है। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इनसे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती ना, इनसे ट्रायंगल बन ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। बात समझ आई मेरी। तो यानी कि आपको यहां क्या करना है, जो कोलिनियर वाले पॉइंट है वो माइनस कर देंगे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी, NC3। तो यानी कि टोटल ट्रायंगल जितनी बनेगी उसमें से कोलिनियर वाले जो पॉइंट है वो माइनस कर देंगे। तो NC3 यानी कि n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 इंटू 2 और माइनस यही होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। अब यहां पे n की वैल्यू पुट करनी है आपको 12, क्योंकि टोटल साइड 12 है, 12 पॉइंट है टोटल, लेकिन 7 पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे तो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। तो यहां n की वैल्यू 7 पुट करके माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां 7 पुट करके माइनस कर देंगे और यहां 12 रखेंगे। अब यहां अगर 12 रखें तो 12 इंटू 12-1 11, 12-2 10 डिवाइड बाय 6 और माइनस 7, 7-1 6
और 7 माइनस 2 5 और डिवाइड बाय कितना 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहां 6 से गया 2, तो ये हो गया टोटल 220 और इधर 7 इंटू 5 35। तो जब माइनस करेंगे तो 185 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 185। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल है वो कितनी बनेंगी 185 बनेंगे। ठीक है, कोलिनियर का मतलब समझ गए, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे है, तो इसीलिए हम वहां पे उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। बात समझ पाए सारे। चलो अगला सवाल, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पॉलीगन दे दिया हमें, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे। अब ये कंसेप्ट भी समझो, जैसे हमेशा ध्यान रखना, तो जो डायगोनल बनता है ना, अब देखो एक ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो डायगोनल अगर कभी भी बनेंगे तो कम से कम ये 2 साइड है और 2 साइड एक्स्ट्रा होती हैं ये। ठीक है, तो इनको मिला करके अब 2 डायगोनल बन गए किसी क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि नंबर ऑफ साइड क्या थी 4 थी, तो इसलिए हमेशा 2 साइड फालतू होती हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख लो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आया कहां से कि nc2 माइनस n, इससे बना। n क्या है नंबर ऑफ साइड, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, अब देखो जैसे इसको ब्रेक करोगे तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस n, तो 2 अगर यहां पे कॉमन आ गया तो ये कितना बच गया ऊपर n स्क्वायर और माइनस n माइनस का 2n, फिर इसको सोल्व करोगे तो आगे जाकर के ये मतलब वैल्यू पुट कर दोगे, चीजें वही आ जानी है, ऐसा नहीं है कि चीजें वही नहीं आएंगी, तो कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो डायरेक्टली, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आई, दिक्कत कोई भी नहीं है, चाहे यहां पुट कर लो चाहे वहां पुट कर लो, बट आप ये डायरेक्टली याद रखिएगा कि n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से आप नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं प्रूव भी करके देखूं कि अगर मैं यहां पे सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो 4 वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 से गया 2, तो 2 गुना 1, तो कितने आगे नंबर ऑफ डायगोनल 2, तो यहां भी कितने डायगोनल हैं 2 ही है। ठीक है भाई, तो यहां भी कितने डायगोनल है 2 ही है। और अगर आप यहां पुट करोगे n की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस n की वैल्यू 4 और 2 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 माइनस 8 4, तो 4/2, तो तब भी नंबर ऑफ डायगोनल कितना आया 2 ही आया। तो आप डायरेक्ट सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखो, जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करना है आपको। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। 15 साइड्स तो मतलब n की वैल्यू यहां क्या है 15 है भाई। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू 15 पुट करोगे तो 15 इंटू 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से गया 6, तो 15 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 90। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल यहां कितने बनेंगे 90 बनेंगे। बात समझ में आई, पेपर में सवाल भी आया है, ये देखो यूपीएससी सीसेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो पॉलीगन होता है अगर उसकी 3 साइड है तो उसे ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रायंगल। जिसकी 4 साइड होती है इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 साइड होगी तो पेंटागन, 6 साइड होंगी तो हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन बोलते हैं, जिसकी 8 साइड होती है उसे ऑक्टागन बोलते हैं, जिसकी 9 साइड होती है उसको ननागन बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी 10 साइड होती है उसको डेकागन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं 8, यानी यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से गया 4, तो 4 इंटू 5, तो दैट इज इक्वल टू 20। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो छोटी छोटी है मगर काम की बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, ये यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया सवाल है। तो
और कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है वो बता दिए मैंने, अब उन्हीं से रिलेटेड चीजें ले लेते हैं। अगली क्लास में जैसे जो छठा पार्ट होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने हर एक वीडियो के साथ पीवाईक्यू लिए हैं, 3-3 4-4 5-5 पीवाईक्यू लिए हैं, तो 6 पार्ट में 30-40 पीवाईक्यू सॉल्व हो गया आपके। और क्या चाहिए? वन नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट है, वन वोवल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड्स, ठीक है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वोवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। तो हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड? वो कह रहा है कि हर एक जो पासवर्ड है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो बताओ ऐसे कितने पासवर्ड जनरेट किए जा सकते हैं? अब उसने बोला कि वन नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 होगी। अब वोवल कितने होते हैं? 5, A E I O U, ये 5 वोवल होते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट हैं वो कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट आपके 21 बच गए भाई। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें क्या हो कि शुरू तो वोवल से हो और एंड किस पे हो? कॉन्सोनेंट पे, ठीक है भाई। एंड किस पे? कॉन्सोनेंट पे। तो सिंपल है ना भैया, अगर वोवल से शुरू होगा तो वोवल कितने हैं? 5, तो 5 में से कोई भी एक, एंड बीच में तो डिजिट ही आएगा तो 9 में से कोई भी एक, और फिर कॉन्सोनेंट कितने? 21 C1, ठीक है। सोल्व कर लो तो 5 C1 का मतलब 5, ठीक है। और फिर अगर यहां पे देखेंगे 9 C1 का मतलब 9 ही होगा, 21 C1 का मतलब 21। तो 5 इंटू 21 इंटू 9 189, तो ये 5 9 जा 45 और 18 पंजे 90 और 4 तो 945 ऐसे पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने पासवर्ड जनरेट हो सकते हैं? 945। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं आजकल इस टाइप के सवाल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिक वही होगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर नहीं मिल रहे तो हमारा जो मास्टर कोर्स है उसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, और क्लासेज में भी बहुत अच्छी चीजें कवर की है, ठीक है। चलो, और कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखो, देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन अ रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विद 3 ऑफ देम, ठीक है। अनदर पर्सन shakes hand with 3 of them so that he should not shake hand with 2 consecutive persons. तो in how many distinct possible combination can the handshakes take place? वो कह रहा है कि 6 पर्सन है, एक रो के अंदर अरेंज किए गए हैं, ठीक है। एक पर्सन दूसरे 3 लोगों के साथ हाथ मिलाता है लेकिन कॉन्जुगेटिव के साथ नहीं। अब देखो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hand with 2 दो कॉन्जुगेटिव पर्सन नहीं है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये पहला आदमी, तो ये किसके साथ हैंड शेक कर सकता है? थर्ड के साथ, और फिर इसके साथ, फिफ्थ के साथ, ठीक है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पहला आदमी इस थर्ड के साथ करे, कॉन्जुगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन इसके साथ तो कर ही सकता है, तो 1 3 6 हो गया भाई। तो ये आदमी इसके साथ और इसके साथ, फिर यही आदमी इसके साथ और फिर इसके साथ, तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब और क्या हो सकता है कि ये आदमी फर्स्ट वाला सीधा इसके साथ, फोर्थ के साथ और फिर 6 के साथ, पहले वाला चौथे के साथ फिर छठे के साथ मिला सकता है कि नहीं? तो इसकी पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट फिफ्थ के साथ कर ले, क्योंकि फिर आगे कॉन्जुगेटिव नहीं है, तो फिफ्थ 6 के साथ करेगा, क्योंकि 3 पर्सन होने चाहिए ना। अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विद 3 बोला है, तो 3 का ही पेयर बनेगा। तो अगर 1 ने फिफ्थ के साथ कर लिया तो आगे तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो या उल्टा नहीं लिखना, 1 के बाद फिफ्थ आ गया फिर 3 आ गया। कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसे मायने नहीं रखती चीजें, ठीक है। आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ये 2 वाला फोर्थ के साथ और 6 के साथ, 2 वाला फोर्थ के साथ और 6 के साथ, और तो ये किसी के साथ मिला ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कितने पेयर बनेंगे? 4 ही पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2018 में पूछा गया सवाल है। ए लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 अडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन। एक लिफ्ट में कैपेसिटी है या तो 18 अडल्ट आ सकते हैं या 30 चिल्ड्रन। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट?
ठीक है, कि कितने अगर 12 ही एडल्ट जाएं तो उसके साथ कितने चिल्ड्रन जा सकते हैं ये बताना है। अब देखो टोटल या तो 18 अडल्ट जा सकते हैं, ठीक है, या फिर 30 चिल्ड्रन जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका वेट और इनका वेट इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक अडल्ट का वेट किसके बराबर होगा, 30/18 चिल्ड्रन के। होगा कि नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि अगर लिफ्ट में 12 अडल्ट हो, ठीक है, तो इनके साथ कितने चिल्ड्रन जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, लिफ्ट में क्षमता है 18 अडल्ट को ले जाने की, तो 12 अडल्ट है तो 6 अडल्ट और जा सकते थे, ठीक है, लेकिन ये अडल्ट नहीं जा रहे, 6 अडल्ट के बजाय बच्चे जा रहे हैं, तो एक अडल्ट का वेट किसके बराबर है, 30/18 चिल्ड्रन के। तो 6 अडल्ट का वेट किसके बराबर होगा, 6 से गया 3, 3 से गया 10, तो कितने चिल्ड्रन के बराबर होगा, 10 चिल्ड्रन के। तो मतलब 12 अडल्ट के साथ कितने चिल्ड्रन जा सकते हैं, 30 चिल्ड्रन। तो ये सॉरी 10 चिल्ड्रन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी यूपीएससी सीसेट 2017 का सवाल है। क्या है, इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, तो व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। तो व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। पहली बात तो देखो कि ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2 ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है बच्चे उसमें 366 डेज होते हैं भाई, ठीक है, और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, है ना। अब खास बात क्या है कि उसने बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज, तो वही महीना चूज करेंगे जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे कम दिन होते हैं फरवरी में, ठीक है, लेकिन इस लीप ईयर के अंदर फरवरी होती है 29 दिन की, लेकिन नॉन लीप ईयर के अंदर जो फरवरी होती है वो होती है 28 डेज की। तो मतलब यही वो महीना होगा, ठीक है। बट इसमें से सेकंड सैटरडे और सेकंड और फोर्थ सैटरडे निकालना है और संडे निकालना है, तो 28 दिन है। तो 28 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो संडे कितने आएंगे, 4 तो संडे होंगे जो नॉन वर्किंग होंगे और 2 सैटरडे होंगे जो नॉन वर्किंग होंगे। तो 28 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मिनिमम वर्किंग डेज कितने बचे, 22। यही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये मत सोचना कि इजी है ये तो, पर इजी है भाई। पूरे अगर आप 6 के 6 लेक्चर देखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो चीजें मैंने उस तरीके से बताई है। चीजें देखो, एक पढ़ने का तरीका भी होता है, अगर एक लाइन पे एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाए तो चीजें आसान लगती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि पढ़ाया सिस्टमेटिक गया है, ठीक है जी। और इससे भी और अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से एक ही जगह पे पढ़ना है तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे पढ़ाते हैं और 100 घंटे में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल कवर करते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी होती है जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ होता है। और एक बात और होती है इसके अंदर, हमारी मेंटोरशिप मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। 1 to 1 आप अपनी क्वेरी पूछ पाएंगे डिस्कशन फोरम पे, ईमेल्स पे, जो भी आपके डाउट होंगे, तो आप कम टाइम में बेहतरीन आउटपुट लेके आ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोर्स खरीदने से नहीं होता है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, आपके पास समय कम है और आपको लगता है कि मुझे एक ही जगह पे अगर ये सब की चीजें मिल जाएं तो मैं कर लूंगा, तो इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के पहले डेमो लगाइएगा। जब आप उस पेज को ओपन करेंगे तो वहां डेमो लेक्चर भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो हिम्मत है, जज्बा है, आइए मिलकर आपके सपने को साकार करेंगे, ठीक है भाई। तो सपने अगर साकार करने हैं तो मेहनत तो लगेगी डेफिनेटली। तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग टाइप के प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।